हरिओम, जय श्री राम। ज्योतिष सीखों की कड़ी में आज हम टॉपिक कर रहे हैं नैसर्गिक मैत्री ग्रह। आपका समय कम लगे, आपको समझने में आसानी हो और वीडियो छोटी बने, इसलिए मैंने ये पहले से कुछ लिख लिया है। ये नैसर्गिक मैत्री चक्र का मतलब होता है जन्मजात मित्र या जन्मजात शत्रु। जैसे समाज के अंदर भी रहते हुए हमारे कुछ मित्र होते हैं और कुछ शत्रु होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर भी जो ग्रह हैं ज्योतिष के अनुसार उनकी भी मित्रता और शत्रुता के आधार पर हम ज्योतिष फल करते हैं। इसे कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रहों की आपस में कोई लड़ाई बजी रहती है, वो तो केवल ज्योतिषीय फल निकालने के लिए ऐसा माना गया है, और ताकि उसका हमें जो भी फलादेश निकालना है वो फलादेश निकालना आसान हो जाए। अर्थात यदि दो मित्र ग्रह इकट्ठे बैठेंगे तो उस भाव को प्रबल करेंगे। यदि एक शत्रु ग्रह है और एक मित्र ग्रह है, दोनों आपस में शत्रु हों तो अलग अलग एक भाव में बैठे हों तो रिजल्ट अलग अलग देंगे। अर्थात एक पॉजिटिव करने का प्रयास करेगा, एक नेगेटिव करने का प्रयास करेगा, तो उस भाव की को हानि करेगा। जब दो दुश्मन ग्रह एक जगह बैठ जाते हैं तो एक भाव में दो मित्र ग्रह फायदेमंद होते हैं और एक ही भाव में दो शत्रु ग्रह बैठने से उसका नुकसान होता है। तो 9 के 9 ग्रहों में सबसे पहले हम करते हैं सूर्य के बारे में, जो सूर्य को ब्रह्मांड का राजा माना गया है। सूर्य से स्टार्ट करते हैं। इसको नैसर्गिक मैत्री चक्र को या शत्रु चक्र को पूरा करने से पहले आपको एक बात जरूर समझनी चाहिए। जैसे देवता ग्रह होते हैं 4 देवग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ऐसे ही राक्षस ग्रह भी 4 होते हैं, शुक्र, राहु, केतु और शनि। 4 देवता और 4 ही राक्षस। एक होता बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है, ना तो पूर्ण रूप से राक्षस साइड में है, ना पूर्ण रूप से देवता साइड में है। अर्थात ये यदि देवताओं के साथ बैठता है तो ये देवताओं जैसा रिजल्ट देता है, क्योंकि शुभ ग्रह में जाता है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह में जाता है बुध। परंतु यदि बुध ये राक्षस ग्रहों के साथ बैठ जाए तो फिर राक्षसों जैसा प्रभाव देता है। ठीक है, तो इसी कारण से आपको ये मैत्री चक्र बनाने से पहले ये एक अलग अलग बनाना चाहिए। देव ग्रहों का एक अलग, राक्षस ग्रहों का एक अलग, और ये बुध को बीच में, अर्थात इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। इससे आपको याद करना आसान रहता है। जैसे सूर्य है, सूर्य कब देखो, सूर्य है देवता ग्रह में, तो देवता ग्रह में है तो सूर्य के अलावा देवता ग्रह कौन कौन से बचे? चंद्र, मंगल और गुरु। तो जो इसके साथ है देवता वाले हैं चंद्र, मंगल और गुरु, ये तीनों इसके मित्र बन जाएंगे। समझ में आ गया? ऐसे ही राक्षस ग्रहों में लगा लो। राक्षस ग्रह कौन से हो गए? शुक्र, राहु, केतु और शनि। ये चारों के चारों जो ग्रह हैं ये इसके शत्रु में आ जाएंगे। ठीक है, और जो बुध है, बुध को ये सम मानता है। सम का मतलब होता है भी ना मित्र न शत्रु। हालांकि बुध के संबंध में कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बुध भी सूर्य का मित्र ही है, कुछ मानते हैं सम है। सम में भी यह है कि दुश्मन तो पक्का नहीं है। इस कारण से जब हम कोई फलादेश निकालते हैं तो फलादेश निकालते हुए इसको हम मित्र के रूप में भी ले लें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि शत्रु में ही हानि होती है, सम में हानि होती ही नहीं है। दूसरे बारे में हम करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को मित्र शत्रु निकालने के लिए सबसे पहले देखो चंद्रमा कौन सी कैटेगरी का है? देवता कैटेगरी, राक्षस कैटेगरी? देवता कैटेगरी। चंद्र को छोड़कर बाकी देवता कितने बचे? 3, सूर्य, मंगल और गुरु। तो सूर्य, मंगल और गुरु जो 3 बच गए, तीनों को ये अपना मित्र मानेगा। इसके अलावा जो ये बुध है, दोनों इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ये जो बीच का होता है इसे बिना पैंदे रोटा बोलते हैं इसे। तो ये जो बुध है वो बुध को भी चंद्रमा अपना मित्र मानता है। इसके अलावा जो राहु केतु हैं, चंद्र उसके ज्योतिष के अनुसार जो राहु केतु है
राहु केतु से चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो इसी वजह से चंद्रमा राहु और केतु को अपना दुश्मन मानता है। और बाकी जो दो बचे हैं शुक्र और शनि, शुक्र शनि को अपना ये सम मानता है, सम। हालांकि जो शनि है वो चंद्रमा को दुश्मन मानता है, क्योंकि जब शनि और चंद्र इकट्ठे बैठते हैं ना किसी भी कुंडली में विष योग बनता है। ठीक है, तो फिर भी विद्वानों का मत है कि शनि को सम मानता है। बाकी यदि आप शनि को सम की बजाय यदि शत्रु में मानते हो तो भी फलादेश गलत नहीं होगा, क्योंकि कुंडली जो हम देखते हैं कुंडलियों से जातक में क्या फलादेश क्या प्रभाव है उसके आधार पर यदि अपना एक्सपीरियंस बताए तो चंद्रमा और जो शनि है वो इनका रिजल्ट नेगेटिव रहता है, कारण कि शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। अब वही बात होगी ना, मान ले एक तो चाहे उसको दुश्मन ना मानने पर एक के मन में शत्रुता हो तो भी उनकी आपस में बढ़ नहीं पाएगी। एक बनाना रखना चाहेगा, दूसरा उसको बनाना नहीं चाहता। ऐसे मंगल को लगा लो। नंबर 3 मंगल पे आते हैं। मंगल कौन सा ग्रह है? देवता साइड का। तो देवता में मंगल के अलावा कौन कौन से बच गया? अब सूर्य, चंद्र और गुरु। तो इन तीनों को क्या मानता है? ये मित्र मानेगा। अब जो ये बुध है, राहु केतु और बुध को, राहु केतु कौन से हो गए? राक्षस ग्रह हो गए, और ये बुध हो गया। इनको क्या मानता है? ये मंगल अपना दुश्मन मानता है। बाकी जो दो बच गए शुक्र और शनि, इनको क्या मानता है? सम मानता है। हालांकि शनि ग्रह मंगल को दुश्मन मानता है, मंगल इसको सम मानता है, अर्थात ना दुश्मन मानता ना मित्र मानता। शनि मंगल को क्या मानता है? दुश्मन मानता है। थोड़ा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कि एक उसको दुश्मन मानता है दूसरा उसको दुश्मन ही मानने, कहीं पर उल्टा हो जाता है। जैसे बुध है, हम जैसे बुध की कर रहे हैं, बुध चंद्रमा को अपना, चंद्र जो है ना बुध को अपना मित्र मानता है, चंद्रमा बुध को मित्र मान रहा है, जबकि बुध चंद्रमा को दुश्मन मानता है। थोड़ा सा ना ध्यान रखना इन चीज़ों का करते हुए। और जो बुध की बात करें तो बुध सूर्य को भी अपना मित्र मानता है और शुक्र को भी, सूर्य को भी शुक्र को भी। हालांकि ऊपर हम देखें सूर्य जो और शुक्र को अपना शत्रु मानता है, और शुक्र भी आगे देख लो, शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है। पर बुध ऐसा ग्रह है जो दोनों दुश्मनों को इकट्ठा अपना मित्र मानता है। ठीक है, वही बात है ना, जैसे भारत है, भारत गुट निरपेक्ष में शामिल है भाई। जैसे दो गुट बने थे, एक अमेरिका ग्रुप और एक यूएसएसआर ग्रुप। जैसे यूएसएसआर को लीड कर रहा था रसिया। तो यदि हम वर्तमान परिस्थिति में देखें तो भारत के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और भारत के रिश्ते रूस से भी अच्छे हैं। ठीक है, और अमेरिका और रूस दोनों दुश्मन हैं। तो अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे को दुश्मन भाव से देखते हैं। ठीक है, और भारत दोनों दुश्मनों को इकट्ठा मित्र मानता है। तो वही बात होगी, भारत वाला काम। हाँ, भारत वाला काम हो गया। ठीक है अब कि भाई दोनों दुश्मन ग्रहों को भी अपना मित्र मान रहा है। ठीक है, चंद्रमा को क्या मान रहा है? शत्रु। बाकी केतु, मंगल, शनि और गुरु को सम मानता है। एक मैत्री और शत्रु जो चक्र है, इसमें एक विशेष ध्यान रखियो कि गुरु ग्रह को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता। भले ही मित्र माने ना माने, मित्र तो चलो सारे नहीं मानेंगे, क्योंकि दुश्मन ग्रह देवता ग्रह तो मित्र मानेंगे, पर राक्षस ग्रह उसको मित्र ना माने, पर उसको दुश्मन भी नहीं मानेंगे, सब मान लेंगे। तो गुरु ग्रह को कोई भी ग्रह अपना दुश्मन नहीं मानता। गुरु का विशेष पद है भाई, ये जो ना तपस्वी है और ये गुरु है, सन्यासी है, इसका कोई दुश्मन नहीं मानता, पर सब मान लेते हैं। ऐसे हम बात करें गुरु के बारे में। अब गुरु को छोड़कर बाकी देवता ग्रहों में 3 बचे, सूर्य, चंद्र और मंगल। तो सूर्य, चंद्र, मंगल ये कि इसको क्या मानता है? मित्र मानेगा। और बुध को ये दुश्मन मानता है, और इनमें से शुक्र को दुश्मन मानता है। ये तो बाकी के राक्षस ग्रहों को दुश्मन नहीं मानता, पर शुक्र को दुश्मन मानता है। शुक्र जो है ना राक्षसों गुरु है, शुक्र भी गुरु ही है, शुक्राचार्य। तो ये मानता है गुरुदेव
कि जो शुक्र है, शुक्र की वजह से ही ये राक्षस ग्रुप आया, अर्थात ये इन्होंने इसको गलत शिक्षा दी हुई है। तो इस कारण से गुरु शुक्र को दुश्मन मानता है। हालांकि शुक्र गुरु को दुश्मन नहीं मानता। शुक्र कहाँ, ये रहा, शुक्र गुरु को दुश्मन नहीं मानता, पर गुरु शुक्र को दुश्मन मानता है। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा चीज़ें। अगला है शुक्र के बारे में। आज शुक्र कौन सी कैटेगरी का है? राक्षस कैटेगरी का। तो राक्षस कैटेगरी का इसका मतलब है दुश्मन भी, जो सुमित्र ग्रह भी राक्षस कैटेगरी के ही होंगे। तो कौन कौन हो गए? शुक्र तो है ही है। राहु केतु और शनि बचे। राहु केतु और शनि बचे। तो राहु केतु, हाँ एक बुध रह गया लिखना, उस टाइम रह गया था अपना, ये बुध रह गया था ना। बुध भी इसका मित्र ही है, अर्थात शुक्र को बुध मित्र मानता है और बुध भी शुक्र को मित्र मानता है। सूर्य जो देव है, सूर्य देव को ये जो है ना दुश्मन मानता है, और मंगल को भी दुश्मन मानता है, पर गुरु को सम मानता है, चंद्र को भी सम मानता है। अब शनि पे, शनि कौन सी कैटेगरी का है? राक्षस कैटेगरी का। सीधी बात है, राक्षस कैटेगरी का, तो इसके मित्र भी राक्षस ही होंगे। कौन कौन से बच गए शनि को छोड़ के? शुक्र, राहु और केतु। शुक्र, राहु और केतु हो गए। शनि छोड़कर शुक्र, राहु, केतु, ठीक है। उसके बाद इसके दुश्मन ग्रह कौन बनेंगे? देवता बनेंगे, ठीक है। तो देवताओं में इसके हो गए सूर्य, चंद्र और मंगल। तो गुरु को तो ये सम मानता है, गुरु को कोई भी ग्रह अपना मित्र दुश्मन नहीं मानता। ऐसे जो बुध है, ये जो बुध है जो 20 का है, बुध को भी ये सम मानता है, उसको भी अपना दुश्मन नहीं मानता। अब राहु पे आ जाओ। राहु कौन सी कैटेगरी का है? राक्षस कैटेगरी का। अब राहु को छोड़ दो इसमें से, बाकी 3 बच गए, शुक्र, केतु और शनि। तो शुक्र, केतु और शनि तीनों इसको क्या है? मित्र हैं, ठीक है। ऐसे केतु के साथ ले लो, केतु को छोड़कर बाकी 3 बच गए, शुक्र, राहु, केतु, ये तीनों इसके मित्र हो गए। अब इनके दुश्मन कौन बनेगा राहु केतु के? देवता। और देवताओं में से गुरु को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता। अब देवताओं में से गुरु को निकाल दो, बाकी 3 बच गए, सूर्य, चंद्र और मंगल। तो सूर्य, चंद्र, मंगल को ये क्या मानेंगे? अपना तीनों को शत्रु मानेंगे, ठीक है। तो 1 2, उसके बाद बच गया बुध, एक बुध रह गया इसमें। तो बुध को भी ये सब मानेंगे। अच्छा, राहु तो बुध को मित्र मानता है। राहु का परम मित्र है बुध। हाँ, राहु का परम मित्र बुध है, और केतु का परम मित्र नहीं है, केतु का सम है बुध जी। हाँ, केतु का तो सम है, केतु का दुश्मन भी नहीं है, पर राहु का परम मित्र है बुध। हाँ, बुध का परम मित्र है ये। बुध का भी राहु मित्र है और राहु का बुध मित्र है। कईयों की तो मित्रता प्रगाढ़ है, अर्थात जैसे सूर्य चंद्रमा की है, सूर्य मित्र मानता है चंद्रमा को, चंद्र भी उसको मित्र मानता है। कईयों की दुश्मनी प्रगाढ़ है, जैसे शुक्र की और सूर्य की होगी। शुक्र सूर्य को दुश्मन मानता है और सूर्य भी शुक्र को दुश्मन मानता है, ठीक है। ऐसे शनि है, सूर्य शनि को दुश्मन मानता है और शनि सूर्य को दुश्मन मानता है। तो इस प्रकार से, बल्कि सूर्य तो शनि को सम मानता है विद्वानों के अनुसार, पर शनि उसको दुश्मन मानता है, वो तो पुत्र की वजह से। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो शनि देव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं पुराणों के अनुसार। तो वो तो पुत्रवत उसको अपना मतलब मित्र तो नहीं मानता, दुश्मन भी नहीं मानता, सब मानता है। पर शनि उसको शनि सूर्य से नफरत करता है। तो इसी कारण से जो शनि है वो सूर्य को क्या मानता है? शत्रु मानता है, ठीक है। तो ये मैत्री इसलिए याद करनी जरूरी है आपके लिए कि जब हम फलादेश करते हैं तो फलादेश करते हुए जब तक हमें इसका नहीं पता होगा, जब तक सही रूप से हम फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी जब हम फलादेश कुंडली देखते हैं तो कुंडली में इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, लगभग आ गया। तो अभी ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ।
अगला टॉपिक हम करेंगे तत्कालिक मैत्री, तो अगली वीडियो में करेंगे।